मेरा नाम रोहिणी है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। बचपन से ही मैं एक सख्त माहौल में पली बढ़ी, जहाँ लड़कियों पर बहुत सारी पाबंदियाँ थी। मैंने भी अपने कई सपनों को अपने दिल में ही दबा लिया था। मुझे डांस का बहुत शौक था। जब मैं 15 साल की थी, तब हमारे घर में एक रेडियो हुआ करता था। हम सब मिलकर रेडियो में सॉन्ग चलाकर डांस किया करते थे। तभी से मेरे मन में डांस का सपना पलने लगा था। जब पापा घर पर नहीं होते तो मैं चुपचाप अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके रेडियो पर गाने लगाकर नाचती थी। डांस मेरे लिए एक जुनून बन चुका था। मैं चाहती थी कि सारा दिन बस डांस करती रहूं और जो कुछ मुझे आता है वो औरों को भी सिखाऊं। पर हमारे घर में तो खुलेआम डांस करने की इजाज़त नहीं थी। जब भी मैं अपनी सहेलियों को डांस दिखाती, वो मुझे बहुत सराहती थी। लेकिन एक दिन एक लड़की ने मेरे मम्मी से मेरी शिकायत कर दी। मम्मी ने मुझे खूब डांटा और थप्पड़ भी मार दिया था। स्कूल में जब डांस कंपटीशन होते तो मैं ज़रूर भाग लेती थी और अक्सर पहला इनाम मैं ही जीतती थी। पापा को ये सब नहीं पता था, क्योंकि वो डांस के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि लड़कियों को बस पढ़ाई लिखाई करके घर गृहस्थी संभालना चाहिए और समय पर शादी कर देनी चाहिए। मगर मेरा मानना कुछ और ही था। अगर एक बेटी ने कोई सपना देखा है तो उसके परिवार को उसका साथ देना चाहिए। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने चोरी छिपे डांस करना जारी रखा। मेरे मम्मी को धीरे धीरे इस बारे में पता चल गया था और एक दिन किसी ने पापा को भी बता दिया। पापा ने बहुत गुस्सा किया और साफ कहा कि अगर दोबारा शिकायत मिली तो वो बिना कुछ बोले मेरी शादी कर देंगे। मेरे एक भाई और एक बहन थे। भाई को हर काम की छूट थी, जबकि हम बहनों को घर से बाहर निकलने की भी आज़ादी नहीं थी। जिंदगी बहुत बेजान लगने लगी थी। मेरे मामा की बेटी अक्सर हमारे घर आती थी। उसके माता पिता ने उसे हर जगह की आज़ादी दी थी। उसका सपना था फैशन डिजाइनर बनने का और उसके घर वालों ने उसका पूरा साथ दिया। उसे देखकर मुझे बहुत दुख होता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मेरा सपना था एक बड़ी डांसर और कोरियोग्राफर बनना, अपने टैलेंट से अपने परिवार का नाम रोशन करना। पर मेरे घर में अगर कभी गाना भी चल जाए तो सबको लगता कि मैं फिर से डांस कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता कि मैं बस मूड फ्रेश करने के लिए गाना चला देती थी। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी और सभी घर वाले एक शादी में जा रहे थे। उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने पापा से साफ कह दिया कि मैं शादी में नहीं जाऊंगी। जाते समय पापा ने सख्त हिदायत दी, दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर लेना और किसी अनजान को मत खोलना। मैं उन्हें भरोसा दिलाई, पापा आप निश्चिंत रहें। जैसे ही घर खाली हुआ, मेरे भीतर की डांसर जाग गई। ये मेरे लिए एक मौका था खुलकर नाचने का, बिना किसी डर या रोक टोक के। मैंने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया, गानों की आवाज़ थोड़ी तेज कर दी और फिर शुरू हुआ मेरा डांस। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा भी ऑन कर दिया था ताकि मेरी डांस की वीडियो रिकॉर्ड हो सके। लगभग 1 घंटे तक मैं लगातार नाचती रही, पूरे जोश पूरे दिल से। जब थक गई तब म्यूजिक सिस्टम बंद किया और चैन की सांस ली। लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक गई, मन में सोचा कि कोई पड़ोसी होगा। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरी सांसें थम गई। दरवाजे पर मेरे पापा खड़े थे, गुस्से से तमतमाए हुए। उनकी आंखों में नाराज़गी साफ झलक रही थी। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही उन्होंने ऊंचे स्वर में पूछा, इतनी देर से दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? अंदर क्या कर रही थी? मैं कांपते हुए बोली, पापा मैं वो। लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं हो पाई और उन्होंने गुस्से में मुझे थप्पड़ जड़ दिया। उन्होंने कहा, मैं आधे घंटे से दरवाज़ा पीट रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जरूर तुम डांस कर रही थी ना? गानों की आवाज़ में सब कुछ भूल गई थी। मैंने डरते हुए कहा, पापा मैं डांस नहीं कर रही थी। लेकिन वो और भड़क गए, तो क्या गाने बजाकर सो रही थी? फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी मम्मी की दवाई रह गई थी, लाओ मुझे जल्दी से दे दो। मैंने दौड़कर दवाई दी। जाते हुए पापा बोले, अभी मैं जल्दी में हूँ,
लेकिन लौटकर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वो चले तो गए, लेकिन गुस्से से भरे हुए थे। उस पल मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ। मैंने बस एक मौका देखा और उसमें खुद को खो बैठी। मुझे नहीं पता था कि पापा इतनी जल्दी लौट आएंगे और मैं इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। अब बस डर ही था, पापा क्या कहेंगे, क्या करेंगे। और मैं बस एक ही बात सोच रही थी, काश उस दिन मैंने गाने की आवाज़ इतनी तेज ना चलाई होती। अब मुझे समझ आ गया था कि एक छोटी सी चूक कैसे किसी के सपनों पर भारी पड़ सकती है। उस दिन पूरा दिन चिंता और घबराहट में बीत गया था। मैं अकेले घर में थी और जानती थी कि रात को मेरे सभी घर वाले लौटने वाले हैं। मम्मी ने मुझे फ़ोन किया और चिंता जताते हुए पूछा, आखिर ऐसा क्या कर दिया तुमने जो तुम्हारे पापा बार बार गुस्सा कर रहे हैं? जब से वो दवाई लेकर लौटे हैं तब से उनका मूड बहुत ख़राब है। बार बार कह रहे हैं कि घर लौटकर रोहनी की खबर लेनी है। मम्मी ने बताया कि पापा उन्हें कुछ नहीं बता रहे, लेकिन उनके लहजे से साफ लग रहा था कि कोई बात गंभीर है। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे तो हमेशा से डर लगता है कि कहीं तुम कोई गलती ना कर बैठो। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे पापा कितने सख्त मिजाज के हैं। आज न जाने क्या होगा। मम्मी का फ़ोन काटते ही मेरी हालत और बिगड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। मैं बस भगवान से प्रार्थना करती रही कि पापा मुझे माफ़ कर दे। मन ही मन खुद से वादा किया कि अब मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। रात को परिवार लौट आया। पापा का चेहरा अभी भी गुस्से से भरा हुआ था। डरते डरते मैं उनके पास पानी लेकर गई, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ से गिलास झटक दिया और दीदी से कहा, आरोही तुम पानी लेकर आओ। मुझे समझ आ गया था कि पापा अब भी बहुत नाराज़ हैं। मम्मी बार बार पूछ रही थी, आपको क्या हो गया है? शादी में भी आपका मूड ठीक नहीं था। पापा ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हारी बेटी हमारे जाने के बाद घर में तेज गाने बजाकर डांस कर रही थी। मैं आधे घंटे तक दरवाज़ा खटखटाता रहा, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं कब से कहता आ रहा हूँ कि इस घर में म्यूजिक सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। हमारी बेटियों को नाच गाने की इजाज़त नहीं है। ये बात मैं कितनी बार समझा चुका हूँ। मैं चुपचाप झुकी नज़रों से पापा की डांट सुनती रही। मम्मी ने आंखों से इशारा किया कि पापा से माफ़ी मांग लो। मैं तुरंत पापा के पैरों में बैठ गई और रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। बहुत मिन्नतों के बाद पापा थोड़ा शांत हुए और बोले, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी दीदी से पहले करवा दूँगा और ऐसे घर में करूँगा कि तुम्हें वहाँ रहकर हर दिन पछताना पड़े। तुम्हारी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई है, लेकिन अगर तुमने अपनी हद पार की तो मैं तुम्हारे लिए कोई भी फैसला लेने में देर नहीं करूँगा। उनकी बातों ने मुझे भीतर तक डरा दिया था। मैं कांपते हुए बार बार माफ़ी मांगती रही। पापा उठकर चले गए। मुझे लगा शायद अब उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन उसके बाद कई दिनों तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की। वैसे भी मेरे पापा हमेशा ऐसे ही रहे, कम बोलने वाले। मेरे पापा का स्वभाव हमेशा से सख्त रहा है। जब उनका मूड अच्छा होता था थोड़ा मुस्कुराते थे, वरना ज़्यादातर समय गुस्से में ही रहते थे। पिछले कुछ दिनों से घर में माहौल धीरे धीरे सामान्य हो गया था, लेकिन पापा ने मुझ पर अब भी सख्ती बनाए रखी थी। उन्होंने साफ कह दिया था, अब पढ़ाई पूरी हो गई है, इसीलिए बेवजह घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं भी डर के मारे कहीं नहीं जाती थी। तभी एक दिन मेरी एक दोस्त का फ़ोन आया। उसने बताया कि हमारी फ्रेंड्स ग्रुप की एक लड़की का जन्मदिन है और उसने हम सभी को पार्टी में बुलाया है। उसने मुझे भी इनवाइट किया। मैंने पहले तो साफ मना कर दिया, मैं नहीं आ सकती, पापा बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे। लेकिन मेरी दोस्त ने कहा, अगर तू नहीं आई तो पार्टी में मज़ा नहीं आएगा। तू कितना अच्छा डांस करती है और हम सब तेरा डांस देखना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मेरा भी मन डोल गया। पार्टी में जाने का बहुत मन था, लेकिन दिल में पापा का डर अभी भी गहराई से बैठा हुआ था। फिर मैंने सोचा, क्यों ना मौसी के घर जाने का बहाना बना लूं। वैसे भी पापा मुझे मौसी के घर जाने से मना नहीं करते थे। मौसी अकेली रहती थी,
क्योंकि मौसा जी दूसरे शहर में नौकरी करते थे। अक्सर मैं पहले भी घर से यह कहकर निकलती थी कि मौसी जी ने बुलाया है, कोई काम है। तो इस बार भी मैंने वही किया। जिस दिन बर्थडे पार्टी थी, मैंने पापा से कहा, पापा मैं मौसी जी के यहाँ जा रही हूँ, उन्हें मुझसे थोड़ा काम है। पापा ने कहा ठीक है, लेकिन समय पर वापस आ जाना, रात होने से पहले घर लौट आना। मैं किसी तरह घर से निकल गई और अपनी दोस्त के साथ पार्टी में पहुंची। जैसे ही हम वहां पहुंचे, मैं तो हैरान रह गई। घर बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। पार्टी शानदार लग रही थी। हमारी दोस्त सुरभि एक अमीर परिवार से थी और उसके मम्मी पापा ने उसके जन्मदिन को बहुत खास तरीके से मनाया था। हम सब लड़कियां बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद डीजे पर गाना चलने लगा और सब बच्चे डांस करने लगे। तेज म्यूजिक और माहौल देखकर मेरे कदम भी थिरकने लगे थे, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैं जानती थी कि एक छोटी सी लापरवाही मुझे फिर किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। लेकिन मेरी फ्रेंड्स पीछे ही नहीं हट रही थी। रोहिणी तू बहुत अच्छा डांस करती है, बस एक गाना। मैंने कहा नहीं यार, यहाँ इतने सारे मेहमान हैं और मुझे अपने पापा से बहुत डर लगता है, मैं डांस नहीं कर सकती। सुरभि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी में डांस तो करना ही होगा, आज तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। उसने समझाया, यहाँ कोई भी ऐसा मेहमान नहीं है जो तुम्हारा या तुम्हारे परिवार को जानने वाला हो। डांस करोगी तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा, ये राज यही रह जाएगा। उसके विश्वास ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी और मैं स्टेज पर चली गई। फिर क्या था, 2-3 गानों पर पूरे दिल से डांस किया। हर कोई तालियां बजा रहा था, तारीफ कर रहा था। उस पर मुझे लगा जैसे मेरा सपना कुछ देर के लिए हकीकत बन गया हो। डांस के बाद हमने खाना खाया और मैं बिना देर किए घर लौट आई। घर पहुंचते पहुंचते मैंने राहत की सांस ली। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ था। किसी को यह नहीं पता चला कि मैं मौसी के घर नहीं बल्कि बर्थडे पार्टी में गई थी। कुछ दिन यूं ही बीत गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। पापा इन दिनों दीदी के लिए रिश्ता देख रहे थे, लेकिन कोई संतोषजनक रिश्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन एक रिश्ता आया। लड़का 30 साल का था, जबकि मेरी दीदी 22 की। परिवार बहुत अच्छा था, घर वाले अमीर थे, मगर लड़का देखने में अजीब लगता था। बाल झड़ चुके थे और उम्र में कहीं ज़्यादा बड़ा दिखाई देता था। मेरी दीदी तो खुद 22 की होकर भी 18 की लगती थी। पापा ने साफ मना कर दिया। लड़के के घर वाले बहुत जोर दे रहे थे, लेकिन पापा टस से मस नहीं हुए। उन दिनों पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो ऑफिस नहीं जा रहे थे। एक दिन उनकी कंपनी का मैनेजर अपने बेटे को साथ लेकर आया। जब दरवाज़ा खटका तो मैंने ही दरवाज़ा खोला। वो लड़का मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, नमस्ते, मुझे अंकल से मिलना है। मैंने उसे अंदर भेज दिया और दीदी से कहा कि वो चाय बना दे। मम्मी उस समय अपने कमरे में सो रही थी। थोड़ी देर बाद दीदी ने चाय बनाकर मुझे थमाई और बोली, तू ही ले जा, मैं थोड़ी थकी हुई हूँ। मैं चाय लेकर पापा के कमरे की ओर बढ़ी ही थी कि दरवाजे के पास पहुँचते ही मेरे कदम रुक गए। अंदर से आती बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। वो लड़का कह रहा था, अंकल, उस दिन मैंने आपकी बेटी को बर्थडे पार्टी में डांस करते हुए देखा था। उस वक्त नहीं जानता था कि वो आपकी बेटी है। मैंने उसका डांस रिकॉर्ड भी किया था। अब जब मैं यहाँ आया और उसे देखा तो पहचान गया। मैं तो उसकी डांसिंग का फैन हो गया हूँ। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अगले हफ्ते हमारी कंपनी का एक इवेंट है, आप उसे ज़रूर लेकर आइएगा। अगर आपकी बेटी वहाँ पर डांस करेगी तो हमारा इवेंट और भी खास बन जाएगा। मैं दरवाजे पर खड़ी खड़ी सन्न रह गई। मेरा शरीर कांपने लगा था। अब जो मैंने सबसे छुपा कर किया था, वो सच एक अजनबी की जुबान से पापा के सामने उजागर हो रहा था। मुझे एहसास हो गया था, अब तूफान बस आने वाला ही है। जब मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो पापा का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। मुझे लग रहा था कि अब तो मेरी खैर नहीं। मैंने खुद से सोच लिया था, आज पापा मुझे माफ़ नहीं करेंगे। जिस बात को मैंने इतने समय से छुपा कर रखा था, वो अचानक इस लड़के ने आकर सबके सामने खोल दिया था। मैं घबरा गई थी। जल्दी से दीदी को चाय की ट्रे पकड़ा दी
और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं यह सोचकर रो रही थी कि मेरी छोटी सी भूल इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। कभी नहीं सोचा था। थोड़ी देर में वो लड़का चला गया, लेकिन तूफान अब शुरू होने वाला था। पापा जोर जोर से मेरा दरवाज़ा पीटने लगे। बाहर निकलो, छुप क्यों रही हो? उनकी चीखें दिल दहला रही थी। डर के मारे मैंने दरवाज़ा खोल दिया। पापा ने मुझे देखते ही जोरदार थप्पड़ मारा। माँ और दीदी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। भैया भी तब तक ऑफिस से लौट चुके थे और अब सभी को सच्चाई पता चल चुकी थी कि मैं चोरी छिपे बर्थडे पार्टी में गई थी और वहाँ डांस भी किया था। अब तो माँ भी मुझे डांटने लगी थी। तुम्हें कभी समझ नहीं आता, कब सीखोगी जिम्मेदारी? पापा बेहद आहत में थे। उन्होंने गुस्से में कहा, अब मैं इस पर कोई रोक टोक नहीं रखूंगा। ये जो चाहे करे, मगर इसकी शादी अब जरूर कराऊंगा। भैया समझा रहे थे, बच्ची है पापा, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। पर मेरे पापा ने कहा, जब बेटियां बाप का भरोसा तोड़ती हैं तो दिल में बहुत गहरी चोट लगती है। मुझे बड़ी बेटी से उम्मीद है कि वो मेरा विश्वास नहीं तोड़ेगी, पर छोटी ने मेरे सम्मान का धज्जियां उड़ाई है। अब जो रिश्ता हम बड़ी बेटी के लिए नहीं स्वीकार सके, वही रिश्ता आप छोटी बेटी के लिए तय करेंगे। पापा की ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? मैंने पापा से माफ़ी मांगी, रोई, गिड़गिड़ाई, मगर कुछ असर नहीं हुआ। उन्होंने रिश्ता तय कर दिया और मेरी शादी जबरन उस अधेड़ उम्र के आदमी से कर दी जिसके लिए हम पहले ना कर चुके थे। मेरे सपने, मेरी आज़ादी, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया था। जिस गलती पर मुझे समझाया जा सकता था, वहाँ मुझे सुना तक नहीं गया। विदाई के वक्त मैंने दीदी और अपने भाइयों से लिपटकर खूब रोया था, पर पापा का फैसला आखिरी होता था। उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता था। जब मैं ससुराल पहुंची तो जाना कि जितनी बड़ी हवेली थी उतने ही खोखले हालात थे। इन लोगों ने अपने को अमीर बताया था, पर असलियत कुछ और ही थी। मेरे पति घर पर ही रहते थे, कोई काम नहीं करते थे और घर का पूरा खर्च उनकी बहन उठाती थी, जो रात को ड्यूटी पर जाया करती थी। पति मुझसे बहुत प्रेम जताते थे, मगर मुझे उनसे कोई लगाव नहीं था। मुझे उनका बेरोजगार और आलसी होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मैंने अपने सास से पूछ ही लिया, माँ जी, रूबी दीदी किस तरह की नौकरी करती हैं जो सिर्फ रात को ही होती है? सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, वो अस्पताल में नर्स है, शुरू से ही नाइट शिफ्ट का काम करती है। अब तो उसे यही रूटीन भा गया है। मैंने थोड़ी हिम्मत करके कहा, अगर आप बेटे को भी किसी काम पर लगा देती तो घर की जिम्मेदारी थोड़ा बराबरी में बढ़ जाती। सासू माँ ने जवाब दिया, जब हमारी बेटी ही सब कुछ कमा रही है तो बेटे को मेहनत करने की क्या ही ज़रूरत है। उनकी ये बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मुझे लगता था अगर बेटा चाहे तो ज़्यादा अच्छा और अस्थायी काम कर सकता है, लेकिन यहाँ हालात उल्टे थे। जो कमाने में सक्षम था उससे काम लिया जा रहा था और जो कुछ नहीं करता वो सिर आंखों पर बिठाया गया था। उन्हें सबसे पहले अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने अपने बेटे की शादी भी काफ़ी देर से की। मैं खुद अपने पति से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि न जाने क्यों मेरा मन उसके साथ कभी जुड़ ही नहीं पाया था। मेरी ननद हर रात के 10 बजे अपनी ड्यूटी पर निकल जाती और सुबह के 8 बजे तक वापस आ जाती थी। वो सचमुच बहुत मेहनती थी। इसके उल्टा उसका भाई यानी कि मेरा पति पूरा दिन घर में बिना काम का समय बिताता था और मुझे हमेशा असहज नज़रों से देखा करता था। मेरी सास ठीक ठाक थी, उनसे मेरी कोई विशेष नाराजगी नहीं थी। ननद भी मुझसे सीधे साधे ढंग से पेश आती थी। हालांकि मेरी सास ने मुझसे कहा था कि मैं अपनी ननद से थोड़ा दूरी बना कर रखूं, मगर वो तो मुझसे हमेशा अच्छे से व्यवहार करती थी। इस घर में कोई ऐसा नहीं था जिसे मैं खुलकर बात कर सकूं। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी ननद से थोड़ा जान पहचान बढ़ा लूं। सुबह के समय वो सोती रहती थी, क्योंकि रात भर की शिफ्ट से वो थक जाती थी। शाम को जब वो जाग जाती थी तब मैं कभी कभी उनके कमरे में चली जाती थी। हम थोड़ी बातचीत कर लेते और वो भी मुझे अच्छी तरह से जवाब देती थी, मगर न जाने क्यों मेरी सास और मेरे पति को यह पसंद नहीं आता था कि मैं अपनी ननद से घुलूं मिलूं
यह बात मुझे हमेशा अजीब लगती थी। आखिर वो उनकी अपनी बेटी थी, फिर दूरी क्यों? फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हैरान कर दिया। एक शाम जब घर में कोई नहीं था और मैं अकेली थी, मैंने सोचा कि मैं अपनी ननद के पास मिलने चली जाऊं। मैंने जैसे उसके कमरे का दरवाजा खोला, देखा कि वो पूरे मन से डांस कर रही थी। हैरानी की बात यह थी कि मुझे देखकर भी उसने डांस नहीं रोका। वो इतनी खूबसूरती से नाच रही थी कि मैं बस मंत्रमुग्ध होकर उसे देखती रह गई। उसके स्टेप्स, उसकी लय, सब कुछ बेहद प्रभावशाली था। डांस खत्म करने के बाद वो हंसने लगी। मैंने ताली बजाई और कहा, तुम तो कमाल की डांसर हो। वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हें सच में अच्छा लगा? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारा डांस कोई भी देखे तो तारीफ किए बिना रह नहीं सकता। इतना सुनकर उसके चेहरे पर खुशी थी, मगर मेरे चेहरे पर उदासी थी। मैंने धीमे से कहा, मुझे भी डांस का बहुत शौक था, लेकिन मुझे इसकी सजा मिली, शादी के रूप में। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उसने मेरी ओर गौर से देखा और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? जब मैंने उसे सब कुछ बता दिया, कैसे मेरी एक छोटी सी गलती ने मेरा जीवन ही बदल दिया, कैसे पापा ने जबरन मेरी शादी कर दी। मैं कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने कहा, तुम्हारी कहानी तो सचमुच दुखद है। किसी को एक छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब तुम चाहो तो अपनी जिंदगी को फिर से संवार सकती हो। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। वो बोली, क्या तुम वाकई अच्छी डांसर बनना चाहती हो? मैंने उत्साह से सिर हिलाया। वो बोली, तो फिर सुनो, मैं तुम्हें उन लोगों से मिलवाऊंगी जो मुझे डांस सिखाते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम भी सीख सकती हो। तुम में टैलेंट है, बस उसे तराशने की ज़रूरत है। यहाँ तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, ना मम्मी ना भैया। जब कोई मुझे नहीं रोकता तो तुम्हें भी आज़ादी मिलेगी। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिसने मेरी आंखों में उम्मीद जगा दी। मैंने कहा, क्या सच में मैं भी एक दिन फेमस डांसर बन सकती हूँ? वो मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, तुम्हारा सपना तुमसे ज़्यादा कोई और पूरा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मगर चलना तुम्हें खुद ही होगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं सच में चाहती हूँ कि मेरा सपना पूरा हो। मैं एक ऐसी डांसर बनूँ जिसे लोग देखते ही पहचान जाए कि हाँ, ये वही लड़की है जो कमाल की डांस करती है। मेरी ननद ने जिस तरह से मुझ पे विश्वास जताया, उस पर मुझे पूरा भरोसा हो गया था। मैं उसके पैरों के पास बैठ गई और कहा, प्लीज़ मेरी मदद करो ताकि मैं कामयाब हो जाऊँ, तो मेरे घर वालों को भी एहसास हो कि उन्होंने मेरी शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। तब शायद उन्हें मेरी अंदर छुपा हुनर दिखे और वो मुझे माफ़ भी कर दे। वो बोली, ठीक है, तो आज रात ही मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ। मैं थोड़ी हिचकिचाई और बोली, लेकिन मम्मी जी और तुम्हारा भाई? वो मुस्कुराते हुए बोली, उनकी चिंता मत करो, उनसे कह देना कि आज रात तुम अपने मायके जा रही हो और सुबह तक लौट आओगी। मैंने कहा, पर मेरे मायके वाले तो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। वो बोली, यह बात इस घर में किसी को नहीं बतानी। सबको यही लगे कि तुम मायके जा सकती हो, यही सबसे अच्छा बहाना है बाहर निकलने का। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ हद तक निश्चिंत हो गई। अब मेरे मन में एक ही बात थी, चाहे जो भी हो जाए, मुझे अपना सपना पूरा करना है। रात हुई तो मैंने अपने पति से कहा, आज मैं मायके जा रही हूँ। वो थोड़ी हैरानी से बोला, मायके तो दिन में भी जा सकती थी। मैं बोली, दिन में समय नहीं मिला इसलिए अब जा रही हूँ। वो बोला, ठीक है, लेकिन सुबह जल्दी लौट आना। मैंने उसे समझा दिया कि मैं रात वहीं रुकने वाली हूँ। इस तरह मैं अपनी ननद के साथ निकल गई। वो मुझे एक ऐसी जगह लेकर गई जो किसी क्लब जैसी लग रही थी। वहाँ काफ़ी भीड़ थी, तेज म्यूजिक चल रहा था। उसने कहा, जाओ सबसे पहले कपड़े बदल लो, यहाँ के लोग पहले तुम्हारा डांस देखेंगे। मैं उसके साथ साथ एक कमरे तक गई। वहाँ उसने मुझे जो कपड़े दिए वो बहुत छोटे थे, एक छोटा सा टॉप और घुटनों के ऊपर से स्कर्ट। ऐसे कपड़े मैंने पहले कभी नहीं पहने थे। मैं थोड़ा घबरा गई, पर मेरी ननद बोली, अगर ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी तो तुम्हारा डांस कैसे दिखेंगे?
अगर पास हो गई तो आगे कंपटीशन मिलेगा, जो जीतेगी उसे मुंबई भेजा जाएगा और तुम जानती हो वहाँ से ही असली करियर शुरू होता है। मैंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं जैसे ही वॉशरूम में कपड़े चेंज करने गई, वहाँ और भी कई लड़कियाँ थीं जो हंस रही थी और मेकअप कर रही थी और उसी तरह के कपड़े पहन रही थी। कुछ ने मुझे देखा और आपस में हंसते हुए कहा, लगता है आज कोई नई आई है। मैंने उनकी बातें नज़रअंदाज की और बाहर आ गई। मेरी ननद ने मुझे एक बड़े से हॉल में ले जाकर कहा, यहाँ डांस करो, सब लोग तुम्हें देखेंगे। मैंने जैसे ही म्यूजिक की धुन पर डांस करना शुरू किया, सबकी निगाहें मेरी ओर टिक गई। लोग तालियां बजाने लगे, कुछ ने तो पैसे भी लुटाने शुरू कर दिए। मुझे हैरानी भी हुई और खुशी भी, क्योंकि लोगों को मेरा डांस सच में पसंद आया था। डांस खत्म होने के कुछ समय बाद मेरी ननद मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने ले गई जिसकी शक्ल सूरत कुछ अजीब सी थी, देखने में भी थोड़ा डरावना और रौबदार था। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया और मेरी ननद से कहा, आज इसने वाकई कमाल का डांस किया है। मेरी ननद ने उससे कहा, ये मेरी भाभी है, क्या यह कल भी आ सकती है? वो आदमी मुस्कुराया, मेरी ननद को कुछ पैसे थमाए और बोला, जरूर, अगर ये यहाँ आएगी तो हमारा मंच और भी रंगीन हो जाएगा। बस उसी दिन से मैं रोज किसी न किसी बहाने अपनी ननद के साथ वहाँ जाने लगी। डांस करने में मुझे मजा आने लगा था। कभी मायके जाने का बहाना, कभी किसी सहेली से मिलने का झूठ, और मैं सारी रात घर से बाहर रहती। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि मेरी ननद भी मेरे साथ होती थी। वही छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस करती थी और लोगों की तालियां बटोरती थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसकी नाइट ड्यूटी वाली कहानी शायद एक बहाना भर था। असल में वो यहीं डांस करने आती थी। शायद वो भी मेरी जैसी थी, जिसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी से कुछ छुपाना पड़ा था। मैंने तय किया कि मैं उसकी सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो मेरी मदद कर रही थी और मुझे आगे बढ़ने का हौसला भी दे रही थी। धीरे धीरे कई रातें गुजर गई। मैंने देखा कि ननद को वहाँ मौजूद लोग अक्सर पैसे दिया करते थे। वो जब पैसे लेकर घर लौटती तो उनका एक हिस्सा अपनी माँ को भी देती थी। एक दिन मैंने सासू माँ को उससे पूछते हुए सुना, आजकल तू इतनी कमाई कर रही है, कोई लॉटरी लग गई है क्या? मेरी ननद मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ, ऐसा ही समझ लो। आपको तो पैसे से मतलब है, बस ले लिया करो और ज़्यादा सवाल मत पूछा करो। उसकी यह बातें मुझे थोड़ी कड़वी लगी। माँ से यूँ बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं चुप रहना बेहतर समझी। अब मेरे पति को भी मुझ पर शक होने लगा था। एक दिन उन्होंने कहा, तुम रात को ही क्यों बाहर जाती हो और पूरी रात लौटती भी नहीं? दिन में तो तुम्हारे पास काफ़ी समय होता है, तब क्यों नहीं जाती? मैंने कहा, दिन में मुझे वक्त नहीं मिलता। वो बोले, मैं तो दिन रात घर में ही रहता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। तुम सुबह सुबह थकी हुई लगती हो और फिर दोपहर तक सोती हो, फिर खाना बनाना और थोड़ा बहुत घर का काम, लेकिन रात में बाहर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मेरे गुस्से का बांध टूट गया। मैंने कहा, आप कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? मैं जहाँ जाऊँ जब जाऊँ मेरी मर्जी। वो शांत रहकर बोले, मैं जानता हूँ तुमने दिल से मुझे स्वीकार कभी नहीं किया, पर मैं तुम्हारा पति हूँ और एक पति होने के नाते नहीं चाहता कि तुम इस तरह रात रात भर बाहर रहो। एक किसी अच्छे घर की लड़की की पहचान नहीं होती। उनकी यह बात सुनकर मैं थोड़ी विचलित हो गई, मगर अब मैं पीछे नहीं हटना चाहती थी। मैंने ठान लिया था, मायके में जैसे चुपचाप सब कुछ सहा, वैसा अब नहीं होने दूंगी। अब मैं अपने फैसले खुद लूंगी और अपने ख्वाबों को पूरा करके ही दम लूंगी। उसी दिन मेरी ननद ने मुझसे कहा, आज रात तैयार रहना, तुम्हारे डांस से मालिक बहुत खुश है। अब वो खुद तुमसे मिलना चाहते हैं और अगर उनका इंटरव्यू तुमने पास कर लिया तो तुम्हें मुंबई भेजा जाएगा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और मेरे मन में ढेरों सारे सवाल। मेरी ननद ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तक मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन तुम मुझसे कहीं बेहतर डांस करती हो, इसलिए तुम जल्दी ही मुंबई जा रही हो। मैंने उसे दिलासा दिया, तुम परेशान मत हो,
तुम्हारा भी सपना जरूर पूरा होगा। एक दिन तुम भी मुंबई आओगी। उस दिन मैं बेहद उत्साहित थी और बेसब्री से रात होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैंने बाहर निकलने की तैयारी की, मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और गंभीर स्वर में पूछा, कहाँ जा रही हो? मैंने साफ मना किया था, अब से तुम रात को कहीं बाहर नहीं जाओगी। अगर जाना हो तो दिन के समय में जाओ। मैंने झुंझलाकर उसका हाथ झटका और कहा, मेरे घर वालों ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती कराई थी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर हुक्म चलाओ। तुम मुझे नहीं रोक सकते। अगर चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी पति मान ही नहीं सकी। आखिर तुम करते ही क्या हो? मेरी आवाज़ ऊंची होती गई। तुम तो घर में बैठे रहते हो, अपनी बहन की कमाई पर निर्भर हो। अगर वाकई में हिम्मत होती तो अपनी बहन को पहले रोकते, जो रात रात भर बाहर रहकर मेहनत करती है। लेकिन तुम्हें तो उसी की कमाई से आराम चाहिए। और अब जब पत्नी बाहर जा रही है तो तुम्हारी गैरत जाग रही है। मेरी बात सुनकर उसने गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार दिया और बोला, अब बहुत हो गया, चुप रहो और अंदर चलो। मैंने उसकी बात को अनसुना करते हुए उसका हाथ झटका और घर से बाहर निकल लाई। मेरी ननद पहले ही जा चुकी थी। मैं जानबूझकर उसके थोड़ी देर बाद निकली ताकि किसी को शक ना हो कि हम दोनों एक साथ जाते हैं। मैंने मन ही मन सोच लिया था, आज की रात मेरे जीवन की सबसे अहम रात है। अगर आज का ऑडिशन अच्छा गया तो मुझे मुंबई जाने का मौका मिल जाएगा। फिर मैं इस जगह को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दूंगी। हम दोनों उस जगह पहुंचे। मेरी ननद ने मुझे फिर से वही छोटे कपड़े पहनने को दिए। मुझे उनमें हमेशा असहज महसूस होता था, मगर डांसर बनने के लिए शायद यह जरूरी था। यही सोचकर खुद को समझा लिया। फिर उसने बताया, आज एक कोरियोग्राफर खास मुंबई से आया है तुम्हारा ऑडिशन लेने। अगर उसे तुम पसंद आ गई तो वो तुम्हें अपने साथ मुंबई ले जाएगा। तुम्हारा भविष्य वही तय होगा। मैं थोड़ी घबराई, लेकिन दिल ही दिल में बेहद खुश भी थी। ऊपर एक कमरा था जहाँ मेरा ऑडिशन होना था। मैं वहाँ पहुँची। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर बैठा व्यक्ति बाहर से तो शालीन लग रहा था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी जो मुझे असहज कर रही थी। मैंने अंदर जाकर विनम्रता से पूछा, सर क्या मैं डांस शुरू करूं? उसने कहा, पहले दरवाज़ा बंद कर दो ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दी किस बात की है? पहले आकर मेरे पास बैठो। मैं चौंक गई। उसकी आवाज़ कुछ अजीब सी थी। मैं धीरे धीरे उसके पास बैठी तो उसने अचानक मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं घबरा गई और थोड़ा पीछे हट गई। मैंने डरते हुए पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? उसने हंसकर कहा, जो मेरा काम है। मैंने कांपते हुए स्वर में कहा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे डांसर नहीं बनना। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, आज रात के लिए मैंने होटल मालिक को तुम्हारे लाख रुपए दिए हैं। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या कह रहे हैं आप? उसने आंखों में वही वैसी चमक लिए कहा, जो सच है। अब ज्यादा नौटंकी मत करो और चुपचाप मेरे पास आ जाओ। अब सब कुछ साफ हो गया था। वो कोई कोरियोग्राफर नहीं था। मेरी ननद ने मुझे धोखा दिया था। इतने समय से मेरी ननद मुझे धोखा देती आ रही थी। यह सोचकर मैं अंदर तक हिल गई। मैं तेजी से कमरे से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस आदमी ने मुझे जबरन पकड़ लिया और मुझे अपनी ओर खींचने लगा। मैं चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रही थी, कृपया मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि डांसर बनने के सपने में मैं जितनी बड़ी भूल कर बैठी थी। मैं अपने को उससे छुड़ाने की कोशिश करती रही, मगर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मेरी चीखें कमरे की दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उस डरावने पल में मेरी आंखों में मेरे पिता की बातें तैरने लगी, वही जो अक्सर कहा करते थे, बेटियां घर की इज्जत होती हैं, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया की नजरें बहुत गंदी है। तब लगता था कि वो सिर्फ पाबंदियां लगा रहे हैं, पर आज उनकी हर बात मुझे सच लग रही थी। मेरे पापा ने जो शादी करवाई थी वो कोई सजा नहीं थी, वो एक सुरक्षित बंधन था। मैं सोचने लगी कि अगर मैं उसी रिश्ते की मर्यादा में रहती
तो शायद आज इस हालात में ना होती। मैं फूट फूट कर रो रही थी, मन ही मन भगवान से माफ़ी मांग रही थी। तभी एक चमत्कार हुआ। किसी ने जोर से दरवाज़ा खोला, धड़ाम की आवाज़ हुई और अगले ही पल मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। मैं बिना कुछ सोचे दौड़कर उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पति के साथ पुलिस भी आई थी। वो आदमी गुस्से में कह रहा था, इसे बाहर ले जाओ, मगर पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने न सिर्फ उसे पकड़ा बल्कि उस होटल को भी सील कर दिया, क्योंकि वो होटल के नाम पर अवैध गतिविधियों का अड्डा बन चुका था। मैंने अपने पति के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मेरी आंखों में पश्चाताप था। अगर वो समय पर नहीं आता तो शायद मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। मेरे पति ने मुझे माफ़ कर दिया और मुझे घर ले आया। घर आकर उसने अपनी बहन मेरी ननद को भी वापस बुलाया। वो भी बहुत शर्मिंदा थी। मेरी सास ने क्रोध में आकर उसकी ओर झपट कर एक थप्पड़ मार दिया और बोली, तुझे क्या जरूरत थी बहू को अपने साथ ले जाने की? तो कब से उसे बेवकूफ़ बना रही थी। मेरी ननद ने गुस्से में अपनी माँ से बोली, अगर आपने ही मुझे धंधे पर न डाला होता तो शायद मैं अपनी भाभी के साथ ऐसा कुछ करने की सोचती भी नहीं। मेरी सास फिर से थप्पड़ उठाने लगी। तभी मेरे पति ने उनका हाथ पकड़ लिया और शांत स्वर में बोला, अब बस कीजिए माँ, इसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं है, गलती तो हम सब की है, खासकर मेरी। फिर उसने अपनी बहन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, मैं घर का मर्द होकर भी कुछ नहीं कर पाया, ना तुम्हारे लिए ना अपनी पत्नी के लिए, लेकिन अब और नहीं, अब यह सब बंद होगा। तो क्या घर की सारी जिम्मेदारियां केवल तुम्हें ही उठानी थी? आज जब मेरी इज्जत खतरे में पड़ गई, तब जाकर मेरे पति को एहसास हुआ कि इज्जत सिर्फ एक औरत की नहीं होती बल्कि पूरे परिवार की होती है, और बहन की इज्जत भी इज्जत होती है। मेरी ननद फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन मेरे मन में उसके लिए गुस्सा था। पर जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, मेरी समझ भी बदलने लगी। असल में मेरे ससुर के निधन के बाद मेरी सास ने अपने बेटे को काम करने की जिम्मेदारी देने के बजाय अपनी बेटी को ही घर चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। मेरी ननद पहले स्कूल में पढ़ाने का काम करती थी, मेहनती थी, लेकिन उसमें एक सपना भी था, डांसर बनने का। पर उसकी माँ ने कहा, जो करना है करो, लेकिन पैसे घर ला कर दो। एक दिन किसी जान पहचान की लड़की ने उसे डांस बार पहुंचा दिया। वहां उसे न केवल अपने सपने को जीने का मौका मिला, बल्कि अच्छी आमदनी भी होने लगी। जब यह बात घर वालों को पता चली तो उन्होंने विरोध करने के बजाय उसकी कमाई को ही जीवन का सहारा बना लिया। किसी ने यह नहीं सोचा कि यह रास्ता कितना मुश्किल और खतरों से भरा है। मेरा पति, जिसे बचपन से लाड प्यार में पाला गया, कभी समझ ही नहीं पाया कि उसका कर्तव्य क्या है। वो बहन की कमाई पर जीता रहा। लेकिन एक दिन जब उसे यह शक हुआ कि मैं रातों को बाहर जाकर किसी से मिलने लगी हूँ, तब उसके भीतर की गैरत जागी। आज जब मैं सचमुच एक खतरनाक स्थिति में फंस गई थी, एक आदमी की हवस का शिकार बनने ही वाली थी, तब मेरे पति को सब कुछ समझ आया। उसने पुलिस को बुलाया और उस जगह पहुंचकर दरवाज़ा तोड़कर मुझे उस नरक से बाहर निकाला। इसके बाद मेरी ननद ने रोते हुए सच्चाई कबूल की। उसने कहा, मैंने सारी जिंदगी डांस करके इस घर की ज़रूरतें पूरी की। किसी ने कभी भी मेरी शादी के बारे में नहीं सोचा, और जब मैंने थक कर बदले की ठानी तो तुम्हें निशाना बना लिया। आज तुम्हें उस आदमी के हवाले कर ढेर सारे पैसे लाकर घर वालों को देना चाहती थी, ताकि वही घर जो मेरे लिए कभी नहीं बना, उसे मैं खुद उजाड़ दूं। वो मुझसे माफ़ी मांग रही थी और मेरा पति सिर झुकाए खड़ा था। उसने आगे बढ़कर कहा, अब बहुत हो गया, अब इस घर की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। न तुम बाहर जाओगी न मेरी बहन। जो गलतियां मैंने की है अब मैं उन्हें सुधारूंगा, और अब इस घर की हर जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। मेरे पति ने दृढ़ स्वर में कहा। उनकी बात सुनकर मेरी सास की आंखों में पश्चाताप साफ दिख रहा था। उन्होंने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी, उस बेटी से जिसे उन्होंने हमेशा बेटे से कम आंका और उसे घर की जिम्मेदारी के बोझ तले बाहर भेज दिया था। अब उन्हें एहसास हो गया था कि इज्जत और आत्मसम्मान सबसे ऊपर होते हैं।
धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होने लगा। मैं भी अब अपने पति के साथ एक सम्मानजनक जीवन जीने लगी। उन्होंने नौकरी शुरू कर दी क्योंकि पढ़े लिखे थे। उन्हें अच्छा काम मिल गया। फिर उन्होंने अपनी बहन के लिए अच्छे और समझदार परिवार से रिश्ता तय किया और उसकी भी शादी खुशी खुशी संपन्न हो गई। अब हमारे घर का माहौल बदल गया था। अब यह वाकई घर घर लगने लगा था, क्योंकि जब घर के मर्द जिम्मेदारी निभाते हैं तभी वो घर इज्जतदार बनता है। मैंने भी मन बना लिया कि अब उस अधूरे सपने के पीछे नहीं भागूंगी जो मेरे लिए हर बार नुकसान लेकर आया है। हर ख्वाब हर किसी का मुकद्दर नहीं होता, और जो हमारी तकदीर में लिखा होता है वो बिना जिद के भी एक दिन हमारी झोली में आ ही जाता है। मैंने डांस छोड़ दिया था क्योंकि अब मुझे अपनी पहचान परिवार में, रिश्तों में और आत्मसम्मान में दिखने लगी थी। मेरे मायके वालों से आज भी कोई संपर्क नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में यह भरोसा जरूर है कि एक न एक दिन उन्हें मेरी याद आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।